नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज खुश तो बहुत है हम, क्योंकि जिस दिन देखने के लिए हमने इतना लड़ाई इतना संघर्ष किया था, आज फाइनली वो दिन देखने को मिला है। अभिषेक बनर्जी का जो ऑफिस था उसमें आ गया है बुलडोजर, उसके ऊपर चालू हो गया बुलडोजर ट्रीटमेंट। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होने वाला है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन तो आपके सामने रखूंगा ही। लेकिन आज इतना खुशी के दिन में ही ऐसे दो मुसीबतें अभी भाजपा के ऊपर, स्पेशली बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर आ गया। खुद अमित शाह जी को यहां पर बंगाल में भाग के आना पड़ा। अमित शाह जी के पास क्या रहेगा उसका सलूशन? अगर नहीं रहता है तो आगे आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए बहुत बड़ी धक्का के काम हो सकता है। क्या क्या हुआ एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात होता है, आज सब लोग चौंक जाते हैं जब अभिषेक बनर्जी, उनका जो संसदीय क्षेत्र है डायमंड हार्बर, और वहां पर उनका जो मुख्य ऑफिस है आमतला, वहां पर सुबह सुबह 3 बुलडोजर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद उसके जो वो कार्यालय है उसके ताला तोड़ के उसके अंदर अधिकारी घुस जाते हैं, और उसके बाद वहां पर चलते हैं पूरे के पूरे बुलडोजर ट्रीटमेंट। और जब ये बुलडोजर ट्रीटमेंट चल रहा था तब बाहर भाजपा का जो कर्मकर्ता था उन्होंने बहुत ही खुशी वहां पर दिखाया, जय श्री राम का नारा उठा। लेकिन ये क्या अभिषेक बनर्जी हार गए हैं, उनके पार्टी बिखर रहे हैं और इसलिए भाजपा यहां पर पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहा है, इसलिए ये सब तोड़फोड़ हो रहा है? नहीं, इसके पीछे रियल रीजन और एक है। ये पहले से शुरू करते हैं। अभिषेक बनर्जी पॉलिटिकली अपियर हुआ 2014 में, जब वो डायमंड हार्बर से सांसद बने, और उसके बाद ही अभी जहां पर उसका ऑफिस है वहां पर एक बेकारी हुआ करते थे। अचानक से कोई अनजान रीजन में वहां पर आग लग जाता है, पूरा जल के राख हो जाता है, और उसके बाद उस बेकारी को वापस एस्टेब्लिश नहीं होने देता है अभिषेक बनर्जी। यहां पर अभिषेक बनर्जी का जो कंपनी है लिप्स एंड बाउंस, वो अवैध तरीका से ये जो जगह है उसका दखल ले लेते हैं, और उसके बाद यहां पर होते हैं एक 5 स्टार होटल के जैसे 4 महला इनका पार्टी ऑफिस। चलो, एक सांसद अपना पार्टी ऑफिस बना लिया है, बहुत ही मुख्य जगह में बना लिया है, तो लोगों को तो अच्छा वहां पर होगा। नहीं, यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको बोलना है ये पार्टी ऑफिस जहां पर सांसद बैठेंगे और जहां पर जाके लोग अपने सुविधा असुविधा के बात करेंगे, वहां पर जो आम जनता है उसका नो एंट्री था। तो यहां पर कौन होता था? यहां पर होता था शाहजहां शेख, जहांगीर मोहल्ला जैसे लोग, जो बेसिकली एरिया में दादागिरी गुंडागर्दी करने का पूरा ठेका ले लेते थे। इसके मतलब अभिषेक बनर्जी का ये जो ऑफिस था, इस ऑफिस से पूरा अवैध तरीका से काम करने का ट्रेनिंग दिया जाता था, ऐसे ही लोगों को बोलना है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये जो जहांगीर, शौकत, शाहजहां जैसे लोग यहां पर जब रहते थे तब भी तो बात ठीक है, लेकिन अगर गलती से यहां पर कभी अभिषेक बनर्जी आ जाते थे तो मुसीबत आसमान छूते थे। यहां पर अभिषेक बनर्जी आएंगे तो सुबह से यहां से ट्रैफिक कंट्रोल होता था, और जब तक अभिषेक बनर्जी यहां से ना जाए और जाने के बाद भी कुछ घंटे बीत ना जाए, तब तक ये ट्रैफिक कंट्रोल के नाम में पूरे रास्ते में गाड़ी जाने का कोई भी बंदोबस्त नहीं रहता था। यहां पर लोगों को पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि महाराज अभिषेक बनर्जी इस ऑफिस में पधर रहे हैं। और ऊपर से ये ऑफिस के आगे पीछे 3 किलोमीटर का जो रोड है वहां पर पूरा ट्रैफिक स्टॉप किया जाता था। ऐसे ही लोगों को मुसीबतें झेलना पड़ते थे। वहां पर रह के अभिषेक बनर्जी पूरा दादागिरी करते थे। चलो, अपना अपना तरीका है नेता लोग का, लेकिन ये ऑफिस को तोड़ा क्यों गया है? पहले ही तो आपको बोला ये ऑफिस कैसे बनाया गया, कैसे अवैध तरीका से ये जगह का दखल लिया। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस करने के लिए आपको तो प्रशासनिक तरीके से कहीं ना कहीं से परमिशन लेना पड़ेगा। ना यहाँ का पंचायत ऑफिस से, ना यहाँ का जिला परिषद के ऑफिस से, ना म्यूनिसिपैलिटी से, कहीं से भी कोई भी परमिशन नहीं था। और इसलिए यहां पर बार बार अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा गया कि भाई आपने यहां पर ये जो कंस्ट्रक्शन किया है ये शायद इलीगल है, आप इसका प्रूफ दो कि ये आपने सही तरीके से ये कंस्ट्रक्शन किया है, नहीं तो हमको यहां पर बहुत कठोर स्टेप उठाना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी सोचा था कि भाई सत्ता गया है, लेकिन अभी भी मैं शहंशाह हूं, उसका जवाब देने का भी उसका कोई जरूरत नहीं मिला। और बाद में
बाद में आज आके यहाँ पर बुलडोजर चले गए। और जब ये बुलडोजर चल रहा था तो प्रशासन के तरफ से और भी एक चौंकने वाला इंफॉर्मेशन सामने आ जाता है। वो क्या है? ये जो अभिषेक बनर्जी का लीप्स एंड बाउंड्स का ऑफिस है, वहां पर जहां पर नौकरी घोटाला का पैसा गया है, गो तस्करी का पैसा गया है बोल के ईडी दावा कर रहे हैं, वहां पर ईडी ने अभिषेक बनर्जी का ये लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया है और अभिषेक बनर्जी उसको वापस क्लेम नहीं कर पाया। और वैसे ही एक प्रॉपर्टी था ये जो आमडांगा वाला ऑफिस था। इसके मतलब ये ईडी ने ऑलरेडी सीज कर चुका है, फिर भी अभिषेक बनर्जी जबरदस्ती यहां पर अपना काम चला रहा था। और इसलिए यहां पर अभी बुलडोजर चल गया है और अभिषेक बनर्जी का रोना धोना चालू हो गया। लेकिन रोना धोना करके कोई फायदा नहीं है। यहां पर ऐसे इलीगल काम करोगे तो ऐसे ही बुलडोजर ट्रीटमेंट मिलेगा, यही जनता का डिमांड है। लेकिन लोग यहां पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही अभिषेक बनर्जी का जो घर है कोलकाता में शांति निकेतन, वहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का बात हो रहा था। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनको नोटिस भी भेजा गया और उस नोटिस को लेकर अभिषेक बनर्जी ने जो जवाब दिया उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुश नहीं है। और उसके बाद ही वहां का मेयर फिरहाद हाकिम रेजिग्नेशन भी दे देता है और बाद में रितो प्रोतो के ग्रुप में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर मेजरमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर बुलडोजर नहीं चलता है। क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी का घर है। लोग ये सवाल उठा रहा है कि भाई आप तो ऑफिस यहां पर बुलडोजर ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिला, लेकिन आप वहां पर क्यों नहीं कर रहे हो? और यहां पर अहम बात बोलता है अभिजीत दास बॉबी, जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2024 में इलेक्शन में कैंडिडेट था भाजपा का। उन्होंने बोला ये बस ट्रीटमेंट चालू हुआ है, अभिषेक बनर्जी का और भी जितना इलीगल प्रॉपर्टी है सारे में बुलडोजर चलने वाला है और बाद में अभिषेक बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा। इस बंदे के बाद में दम है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नए करप्शन अभिषेक बनर्जी के नाम में ये सामने लेके आ रहा है और उसका प्रूफ देके ये पुलिस के पास जा रहा है, ईडी सीबीआई को चिट्ठी लिख रही है और वहां पर अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोगों को मजबूर कर रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी के लिए दिन तो अच्छे नहीं है और ये बात छुपाने के लिए क्या नए तरीका ढूंढ लिया ये सब लोग? क्यों उठ रहा है ये सवाल? क्योंकि आज ये जो इंसिडेंट आमडांगा में हुआ ये साउथ 24 परगना में है, बीच में कोलकाता डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद आता है नॉर्थ 24 परगना, जहां से कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी के खासम खास देवराज चक्रवर्ती अरेस्ट हो जाता है करप्शन के चार्जेस में। वहां पर एक भयंकर ब्लास्ट होता है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है, 2 थाने के पुलिस वहां पर पहुंचते हैं तो मिलते हैं 2 बच्चे जाके एक बैग छोड़ के आ जाते हैं और वो आने के बाद ही वहां पर ब्लास्ट होता है। लेकिन जब पुलिस जाके छानबीन चालू किया तो देखा वहां पर और भी विस्फोट मौजूद है। मतलब ये जो जगह है, ये जो इलाका है, इसको नाशकता करने के लिए ही बनाया गया है, ऐसे ही प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आता है। और फिर हम देखते हैं जब दोपहर के टाइम आता है तो उस इन्वेस्टिगेशन में एनआईए भी घुस जाते हैं। तो इसके मतलब वहां पर बहुत बड़े कुछ होने वाला था। और यहां पर अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में जिस दिन बुलडोजर चला उसी दिन ये सारी चीज हुआ। क्या ये सारे बात छुपाने के लिए, जिसके लिए जवाब अभिषेक बनर्जी के पास नहीं है, तो वो सारे छुपाने के लिए ब्लास्ट हुआ है? इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? वो सारे सवाल उठ रहा है। तो चलो ये सब देख के तो एक चीज पक्का हो गया कि तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी बहुत दिक्कत में है। लेकिन ये सब अच्छे खबरें के बीच भाजपा का दिक्कत भी आगे आ रहा है और जो टेंशन यहां पर बढ़ रहा है वो सुलझाने के लिए बंगाल का जो प्रदेश नेताओं है उनके पास कुछ सलूशन नहीं है। इसलिए क्या अमित शाह जी को यहां पर भागम भाग आना पड़ा? ये सवाल उठ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले जो बात यहां पर चर्चे में आ रहा है, बंगाल में हिस्टोरिकल विन मिला बीजेपी को। इतना बड़ा विन हो सकता है शायद किसी बीजेपी सपोर्टर भी नहीं समझा था और इसलिए खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां को बंगाल को अच्छे से प्राइज देना चाहते हैं। जिस प्रदेश सभापति के नेतृत्व में इतना बड़ा जय हासिल हुआ, उस प्रदेश सभापति समीक भट्टाचार्य जी को अभी नरेंद्र मोदी जी का जो कैबिनेट है उसका एक्सपेंशन होगा और उसमें शामिल किया जाएगा और उनको पूर्ण मंत्री के रूप से वहां पर शामिल किया जा सकता है, ऐसे बात चर्चा में हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह हो रहा है पश्चिम बंगाल से अभी 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी के मिनिस्ट्री में है। एक प्रदेश सभापति सुकांत मजूमदार जी
और दूसरा जो है वो है मतुआ वोट के बहुत दिग्गज नेता शांतनु ठाकुर। यहाँ पर सुकांत मजूमदार जी बहुत दिन से मिनिस्ट्री चला रहे हैं। समीक भट्टाचार्य जी को यहाँ पर मिनिस्ट्री चलाने का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो सुकांत मजूमदार जी को नहीं देके अगर समीक भट्टाचार्य जी को यह दिया जाता है तो क्या अपने समर्थक के अंदर कोई गुस्से की बात आएगा? ऊपर से अगर शांतनु ठाकुर जी जो इसके पिछले मिनिस्ट्री में भी नरेंद्र मोदी मिनिस्ट्री के पार्ट थे, उनको नहीं दिया जाता है तो मतुआ जो वोट है वो मतुआ वोट बैंक के गुस्से में आ जाएंगे। ये सब लेके सवाल उठ रहा है। ऊपर से और एक यहाँ पर चीज ऐड हो गया। यहाँ पर पश्चिम बंगाल से और एक राष्ट्र मंत्री ऐड करने का बात चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के मिनिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है। अभी यहाँ पर अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री में यहाँ का लोग नहीं बढ़ते हैं तो यहाँ का लोग गुस्सा होने वाला है। लेकिन वो थर्ड पर्सन कौन होने वाला है, कौन सा इक्वेशन में वो सामने आएगा? नॉर्थ बंगाल का बात देखा जाए तो वहां से ऑलरेडी सुकांत मजूमदार जी है, लेकिन नॉर्थ बंगाल जैसे वोट देता है बीजेपी के लिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने का दावा ज्यादा होता है। और वहां पर दो नाम सामने आता है, एक जलपाईगुड़ी का जो एमपी है जयंत राय, उनका नाम सामने आता है। दार्जिलिंग का जो एमपी है राजू बिस्ता, उनका नाम भी सामने आता है। अगर इन दोनों के बाद चर्चे में हो रहा है तो ये मिनिस्ट्री फॉर्म होने के बाद या 2019 से जैसे रिजल्ट पश्चिम बंगाल में भाजपा कर रहा है उस हिसाब से जंगल महल भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है भाजपा को, लेकिन उसका कोई भी वहां पर प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से बिष्णुपुर का एमपी सौमित्र खां जी और पुरुलिया का एमपी ज्योतिर्मय सिंह महातो जी, उनका नाम भी चर्चे में आ जाता है। अब 4 उम्मीदवार है, एक ही पोस्ट है, आप किसको देने वाला है? जिसको आप नहीं दोगे वहां पर नाराजगी बढ़ सकते हैं और इसके लिए रिजल्ट खराब हो सकता है। और ऊपर से अगर समीक भट्टाचार्य जी को यहां पर मंत्रित्व में शामिल किया जाता है तो बीजेपी मानता है एक व्यक्ति एक पद, तो उसके मतलब यहां पर जो प्रदेश सभापति का पद है वो उनको छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो पद वो छोड़ते हैं तो नए लोग कौन आएंगे वहां पर? क्योंकि समीक भट्टाचार्य जी आने के बाद इतना हिस्टोरिकल विन हुआ है, यहां पर अगर चेंजेस होता है तो पूरा संगठन का फिर से चेंज होने वाला है। एक संगठन जो स्टेबल होने के जगह में आ रहा है राज्य स्तर में, वहां पर अगर इतना बड़ा चेंजेस आएगा क्या उसका इंपैक्ट कुछ ज्यादा होगा? ये बहुत सारी इक्वेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। ऊपर से सेकेंड जो इशू है वो और भी बड़े मुसीबत वाला होने वाला है। यहां पर आपको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस का 20 एमपी एक अलग से गुट बना लिया। काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बनर्जी के नेतृत्व में ये लोग एक अलग से पार्टी एनसीपीआई में ज्वाइन कर गया और वो एनसीपीआई वाला पार्टी एनडीए को समर्थन करेंगे, ऐसे बात हो गया। लेकिन चर्चे में यह आ रहा है कि ये जो ज्वाइनिंग हुआ है यहाँ पर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और जिसके लिए इन लोगों का ये जो पार्टी चेंज करना, दूसरे पार्टी में शामिल होना, ये शायद रद्द हो सकता है, इनका एमपी सीट जा सकता है। अब इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्टली ये लोग भाजपा में ही शामिल हो जाएंगे और यहां पर सबसे बड़ा मुसीबत हो जाता है। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही राज्यसभा का जो एमपीज का केस हुआ, जो बाई इलेक्शन में वो तृणमूल वालों को ही टिकट देना पड़ा, वो लेके ऑलरेडी भाजपा का कार्यकर्ता सपोर्टर बहुत गुस्से में है कि क्यों भाई तृणमूल का लोग जिसको सबको अब चोर बोलते हो उसको शामिल किया जा रहा है। ऊपर से अगर ये 20 एमपी यहां पर आ जाते हैं तो इसके मतलब जिसके अगेंस्ट ये फाइट था वही लोग अभी भाजपा का नेता बन जाएंगे और बाद में उनको टिकट भी देना पड़ेगा। ये कैसे ये लोग मान लेंगे? तो ये अगर होता है तो इसका जो वोट बैंक है वो क्या बिखर जाएंगे। ऊपर से ये लोग अगर यहां पर ज्वाइन कर जाते हैं तो इनका भी मिनिस्ट्री का एक डिमांड होता है। अभी से ये डिमांड उठ रहा है कि ये अगर एनडीए का शरीक भी बन जाता है तो वो इक्वेशन के हिसाब से इनको भी कुछ मिनिस्ट्री देना पड़ेगा। अब जिनको ये भाजपा का लोग, भाजपा का नेता चोर बोलते थे, उनको ही अगर मिनिस्ट्री देता है तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और अगर नहीं करते हैं तो ये जो मानसून सत्र के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उस इक्वेशन में बहुत सारे डामाडोल हो सकता है। वो इतने कुछ पापड़ बेलने के बाद भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है। और अगर वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो पॉलिटिकल गेम सोच रहे हैं वो पहले ही शुरू होने के पहले ही बिगड़ जाता है। तो इसके मतलब अगर आप वो सेंट्रल लीडरशिप के बात फॉलो करो, उसका स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाओ, तो यहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर यहां पर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो उसके जो इंपैक्ट है, उसके जो आफ्टर रिजल्ट है, जो अगले आने वाले चुनाव में इंपैक्ट आएगा जनता जनार्दन से, उसका भी इंपैक्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका सारे सलूशन क्या हो सकता है? और ये सारे सलूशन नहीं निकल रहा है। जो प्रदेश का नेता है, नेतृत्व है, वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है।
सेंट्रल लीडरशिप जैसे बोल रहे हैं ऐसे करेंगे तो वोट बैंक हराने का यहाँ पर चांसेस है, और अगर ये चीज नहीं करेंगे तो सेंट्रल लीडरशिप का जो प्लान है वो चौपट हो सकता है। इस मुसीबत में फंस गया है, और इस दलदल से निकलने के लिए अभी भाजपा में एक ही चाणक्य है, उनका नाम है अमित शाह जी। और इसलिए जब दिल्ली में इतना बड़ा गेमिंग का प्लान चल रहा है, जब दिल्ली में इतना सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ छोड़ के 3 दिन के बंगाल सफर में आ जाते हैं खुद अमित शाह जी, जो पहुंच जाते हैं नॉर्थ बंगाल में, जहां पर बीएसएफ के साथ उनका मीटिंग होता है। क्योंकि बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी देश है उसके साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, वहां से बहुत सारे मौलवादी काम वाम हो रहा है। जो यहाँ पर हमने फेंसिंग का काम किया था, वो फेंसिंग का काम 15 साल बाद चालू हुआ है, तो वहां पर भी बहुत सारी चीज है। ऊपर से ये नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज करना है। नॉर्थ बंगाल से अमित शाह जी आ जाएंगे कलकत्ता में। यहाँ पर बीएनएस हाल ही में चालू हुआ है शुभेंदु अधिकारी जी ओथ लेने के बाद, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से बहुत डिटेल में मीटिंग करने का जरूरत है। कैसे ये गुंडा बदमाश को ठंडा कर सकते हैं, जो पूरा देश में जैसे चल रहे ऐसे बंगाल में कैसे चलेंगे, बहुत अहम सारे मीटिंग होने वाला है। लेकिन ये सब छोड़ के एक ही चीज चर्चे में है कि यहां पर संगठनिक चेंजेस कैसे होगा, और ऊपर से ये जो एमपीज का इक्वेशन है वो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ऊपर से तीसरा जो प्रॉब्लम है वो और भी महत्वपूर्ण है, जो अभिषेक बनर्जी से ही जुड़ा है कि भाई अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में बुलडोजर चला बहुत अच्छे है, लेकिन कब तक उसका घर बचेगा, और कब तक इतने सारे करप्शन करने के बाद भी ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी जेल के बाहर रहेंगे। और लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सेंट्रल लीडरशिप से इनका कोई सेटिंग है इसलिए नहीं हो रहा है, और ये अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो वोट बैंक बिखरते हुए दिख रहा है। तो इसके मतलब एक साइड में जब खुशी की लहर है, उल्टा साइड में बहुत सारे इश्यू का सुनामी आ रहा है भाजपा की तरफ। ये कैसे और किस तरीके से अमित शाह जी रिजॉल्व करते हैं वो देखने के लिए सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट वो सोल्यूशन आएगा क्या, शायद अगले 2-3 दिन में उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन गेम जो होने वाला है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलेंगे बंगाल का ये सारे सिचुएशन लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।